गुड इवनिंग दोस्तों। पीएससी नर्सिंग कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आपका अपना छोटा भाई प्रकाश पीएससी नर्सिंग कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपसे इंट्रोडक्शंस करने जा रहा है सेल्स का पार्ट 2। सेल्स के पार्ट फर्स्ट में थोड़ा सा आपने डिस्कस किया था कि सेल की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक ने करी या रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, कब करी थी और क्यों, सारी चीजें अपने डिस्कस करी थी। आज अपन बात करने वाले हैं कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। सेल्स के अंदर बोले तो सेल्स के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस भी पाया जाता है। न्यूक्लियस की अपन एक सेपरेट क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो आज ऑर्गेनल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं कि पहला ऑर्गेनल सेल्स का है जिसका है नाम है सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? सेल। तो बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है? तो आप कहोगे सेल मेम्ब्रेन सेल के सबसे भारी आवरण पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? ये सेल है और सेल की सबसे भारी आउटर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये दो चीजों से मिलकर बनती है। कितनी चीजों से? दो चीजों से। किस किस से मिलकर बनती है? तो अपन कह सकते हैं एक तो प्रोटीन और दूसरा होता है लिपिड। प्रोटीन और लिपिड। रेड कलर में है, ये लिपिड है, या इसको फैट भी बोल सकते हैं, या इसको लिपिड भी बोल सकते हैं। और ये है आपका प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन मेड अप बाय टू, दो चीजों से मिलकर बनती है। एक तो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन, या उस प्रोटीन का एग्जैक्ट नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम है? ग्लाइकोप्रोटीन। और दूसरा जो लिपिड है या फैट है उसका क्या नाम है? तो फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड। तो सिंपल सा आंसर होगा आपका कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन मेड अप बाय लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड का पूछे तो कौन सा लिपिड है आपका? तो फोस्फोलिपिड। प्रोटीन कौन सी है? ग्लाइकोप्रोटीन। इन दो चीजों से मिलकर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। अब ये कहां पर पाई जाती है? तो सेल के सबसे भारी आवरण पर पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि किस में पाई जाती है, तो सेल मेम्ब्रेन है जो प्लांट के अंदर भी होती, पेड़ पौधे पादपों में पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर, ह्यूमन बॉडी में भी पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? तो एनिमल्स में भी पाई जाती है। एनिमल, इन सब जगह पर बोले तो हर सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बट एक और वर्ड आपका लिखा हुआ है यहाँ, नाम है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। तो सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? तो ये स्पेशली पादपों में पाई जाती है, बोले तो प्लांट्स के। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? तो प्लांट्स। कहां पर? प्लांट्स। क्लियर है? विजिबल है, सबको दिखाई दे रहा है? तो सेल वॉल कहां प्रेजेंट होती है? तो आप कहोगे प्लांट्स के अंदर होती है। अब मैं कहूं सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ जो दिखाई दे रही है सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर जो बनी हुई है इसको अपन ने क्या नाम दिया है? इसको नाम दिया है अपन ने सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट पर प्रेजेंट होती है क्या? सेल वॉल। और सेल वॉल पाई जाती है किसकी बनी हुई? सेलुलोज की। सेल वॉल मेड अप बाय सेलुलोज। सेल वॉल मेड अप बाय किसकी मेड अप होती है? तो आप क्या कहोगे? सेलुलोज। किसकी? सेलुलोज। अब क्या है सेलुलोज? तो अपन ने कहा कि ये सेलुलोज होता है, और जो सेल वॉल होती है ये ओनली और प्लांट्स में होती, किस में नहीं होगी? तो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगी, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती सेल। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स के अंदर अपन बात करें, ह्यूमन बॉडी की स्पेशली अपन बात करें, तो सेलुलोज है जिसको ह्यूमन बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। पहले के समय में अगर आप बात करें तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम होता, सेलुलोज एंजाइम सीक्रेट होता था अपेंडिक्साइटिस। आजकल इसलिए वो एंजाइम्स भी सीक्रेट नहीं होता, इसलिए अपेंडिक्स की भी सर्जरी करके, उस अपेंडेक्टोमी करके उसको भी रिमूव कर लेते हैं, अपनी बॉडी में उसका कोई काम नहीं। तो सिंपल सा याद रखना, सेल वॉल, सेल वॉल किसकी बनी है? तो मेड अप बाय सेलुलोज। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? तो फोस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। फोस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं।
सेकंड अपना ऑर्गेनल्स है और सेकंड ऑर्गेनल्स का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको अपन पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल्स। इस सेल का पावर हाउस इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर एटीपी का निर्माण, इसका निर्माण होता है एटीपी। किसका? एटीपी। और 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण। किसका? ग्लूकोज। ये इसको सारा डिटेल में अपन पढ़ेंगे, क्या होता है एटीपी, कैसे बनता है, कहाँ बनता है। तो आपने नाम सुना है माइटोकॉन्ड्रिया का। जैसे आप सुन रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन ली जाती है जो अपनी बॉडी में यूटिलाइज होती है। अब ऑक्सीजन कहाँ पर जाती है? तो सबसे पहले लंग्स में जाती है, लंग्स में इसमें से ब्लड पे जाएगी, ब्लड में भी किसके साथ जाएगी? आरबीसी के पास, आरबीसी में जाएगी हीमोग्लोबिन के पास। और एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, और वो हीमोग्लोबिन कैरी करके वो आरबीसी किसके पास जाती है? तो सेल और टिश्यू के पास जाएगी, और उस सेल और टिश्यू के पास जाकर क्या करवाएगी? एक चेन रिएक्शंस करवाती है, और वो चेन रिएक्शंस को ही अपन बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो अगर कोई पूछे कि क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, तो कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय, इसकी डिस्कवरी किसने की? तो अल्बर्ट वॉन कोकलर के द्वारा की गई। कब? 1987 में। उसके बाद एल्टमैन नाम के एक वैज्ञानिक आए थे 1886 के अंदर, जिन्होंने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण किया। तो सबसे पहले की अगर बात करें तो सबसे पहले तो पहला ऑप्शन आपका ये राइट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की सबसे पहले? तो अल्बर्ट कहोगे। अगर उसके बाद ये ऑप्शंस है और ये है, और ऑप्शंस में ए एंड बी, एल्टमैन भी और अल्बर्ट है, तो आप दोनों को करोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है आपको, और सेकंड प्रायोरिटी किसको दोगे? अल्टमैन। अल्टमैन, इसको सेकंड प्रायोरिटी। क्लियर है? फिर बात करें कि जो 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये कैसे होता है? तो अपन ने कहा कि जो आरबीसी होती है, हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को लेकर आता है, ऑक्सीजन लाकर एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी बोले तो एनर्जी जो बनती है, उस एनर्जी को बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, या ग्लूकोज, फैट या प्रोटीन, लिपिड कुछ भी होगा तो उसके साथ बन जाएगा। और ये सारा का सारा कहाँ चलता है? तो ये अपनी बॉडी के अंदर चलता है। कहाँ पर? बॉडी के अंदर पाया जाती है एक संरचना में डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डबल मेम्ब्रेन। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोला था? माइट्रो। इस माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी क्रेब साइकिल्स के बारे में, इसलिए इसका साइकिल का नाम भी क्रेब साइकिल रख दिया गया। ये डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है, और इसी को अपन बोलते हैं क्रिस्टी। ये जो डबल मेम्ब्रेन दिखती है, जो फोल्ड दिखाई दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसी फोल्ड को अपन क्रिस्टी के नाम से, क्रिस्टी कहाँ प्रेजेंट होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल को, माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल को, जो वॉल है, वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसी वॉल को अपन बोलते हैं क्रिस्टी। वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज क्रिस्टी। उसके बाद बात करते हैं गोल्जी एपरेटस, तीसरा ऑर्गेनल से अपना सेल का, और जिसका नाम है गोल्जी एपरेटस, या इसको अपन गोल्जी बॉडी के नाम से, कुछ बुक में आपको गोल्जी बॉडी भी लिखा हुआ है। गोल्जी, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा करी गई? इसकी डिस्कवर की थी कैमलियन गोल्जी के द्वारा। कैमलियन गोल्जी कब करी थी? 1898, 1898 के अंदर की थी। तो गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी क्या काम करता है? तो जो भी प्रोटीन सेल्स के अंदर बनती है, स्पेशली इसका काम है प्रोटीन का प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्या काम है इसका? तो गोल्जी एपरेटस, इसको अपन पोस्टमैन ऑफ द सेल्स के नाम से भी जानते। पोस्टमैन ऑफ सेल। पोस्टमैन ऑफ द सेल कौन है?
गोल्जी एपरेटस। क्यों नाम दिया पोस्टमैन ऑफ द सेल्स? क्योंकि इसका काम रहता है, क्या काम रहता है? प्रोसेसिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन। आपने देखा होगा अब दीपावली का पर्व आ रहा है, तो घरों में क्या होता है, बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है। मिठाइयाँ बनती है, एक दूसरों के पहुंचाते हैं, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मिष्ठान भंडार पे बनती है। बहुत सारों के नाम सुनते ही मुंह में पानी भी आ रहा होगा। तो एक समय आएगा जिसमें आप लोग भी हमें मिठाई खिलाओगे। वो समय बहुत जल्दी हम देखना चाह रहे हैं। काफी लोग लेके आ रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो प्रोसेसिंग, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, कि आपने प्रोसेसिंग किया, जो भी मटेरियल सेल्स के ऑर्गेनल्स में बना, वो एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल्स के पास कौन लेकर जाएगा, कौन पहुंचाने का काम करता है? तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है आपका गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी। इसी को अपन बोलते हैं पोस्टमैन ऑफ सेल्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर? उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑर्गेनल है जिसका नाम है सेंट्रोसोम। क्या नाम है? सेंट्रोसोम। बहुत अच्छे से नाम सुना होगा। सेंट्रोसोम का मतलब क्या है? कि सेंट्रोसोम की सबसे पहले बात करें, डिस्कवरी किसने की? तो डिस्कवरी करी थी इसकी बोवेन के द्वारा। कब की थी? 1888, 1888 के अंदर की गई थी। क्या बताया इन्होंने कि सेंट्रोसोम काम क्या है? तो सिंपल सी अपन बात करें, इसका फंक्शंस ऑफ सेंट्रोसोम का होता है सेल का डिवीजन। क्या काम करवाता है बॉडी के अंदर? सेल डिवीजन। या हिंदी में अपन कह सकते हैं पुनर्निर्माण। सेल डिवीजन का मतलब सेल का टूटना नहीं, एक सेल से दूसरी सेल बनना। नॉर्मली सेल्स का डिविजन होता है, वो कौन करवाता है? सेंट्रोसोम। कौन करवाता है? सेंट्रोसोम। इसी प्रकार अगर एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो जाए, अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाए, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कैंसर्स या ट्यूमर्स बोल सकते हैं, या एनाप्लेजिया भी बोला जा सकता है। एनाप्लेजिया कह सकते हैं, ट्यूमर कैंसर बोले तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन। अगर वो सेल्स का डिवीजन कंट्रोल में नहीं है, एबनॉर्मल सेल्स डिवीजन से एबनॉर्मल ग्रोथ है, साथ में नॉर्मल अरेंजमेंट उसका नहीं है, उस कंडीशन को अपन बोला जाता है कैंसर से, अगर ज्यादा मात्रा के अंदर सेल्स का डिवीजन हो रहा है। तो स्पेशली अपन बात करें कि सेल्स डिवीजन सबसे ज्यादा किसके अंदर पाया जाता है? तो लीवर। किसके अंदर? लीवर। तो लीवर एक अपनी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है, अगर 90% तक डैमेज हो गया, 90% सेल डैमेज होगी, फिर भी उसमें रीजनरेशन की पावर है। वो विदाउट एनी ट्रीटमेंट वापस से रीजनरेट हो सकता है, अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। बट सबसे कम डिजनरेशन कहाँ होता है, या सेंट्रोसोम कहाँ नहीं पाए जाते? कि जहां सबसे कम सेंट्रोसोम होंगे वहां पर सबसे कम डिवीजन होगा। तो सबसे कम पाए जाते हैं ब्रेन में। ब्रेन के अंदर आपने नाम सुना होगा न्यूरॉन्स। न्यूरॉन सेल्स कौन सी सेल होती है? न्यूरॉन्स की जो सेल्स होती है, उस न्यूरॉन्स के अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होता है? तो सेंट्रोसोम। न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाए, और जब सेंट्रोसोम नहीं होगा तो वहां सेल डिवीजन पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सेल डिवीजन पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो मैं कह सकता हूं कि ब्रेन में कैंसर भी नहीं होना चाहिए। ब्रेन में कैंसर भी नहीं होना चाहिए। बट आपने सुना है ग्लियोमा, ब्रेन ट्यूमर नाम सुना होगा, कि ब्रेन में ट्यूमर हुआ, कैंसर हुआ। तो एक कैंसर कैसे हुआ ब्रेन में? तो ब्रेन में एक सेल पाई जाती है, ग्लिया सेल। ग्लिया सेल। ब्रेन में दो तरह की सेल्स पाई जाती है, न्यूरॉन सेल्स और ग्लिया सेल्स। तो न्यूरॉन सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, बट जो ग्लिया सेल है इसके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट। ग्लिया सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। जहां पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट है वहां पर एबनॉर्मल सेल या अनकंट्रोल सेल ग्रोथ देखने को मिल सकती है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन देखने को मिल सकता है। तो ब्रेन में जो कैंसर होता है वो ग्लिया सेल में होता है, न कि न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल्स में कभी भी कैंसर वाली कंडीशन नहीं आई। नेक्स्ट बात करें अपना फिफ्थ फिफ्थ ऑर्गेनल्स है सेल का, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छे से नाम सुना होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे इसको शॉर्ट में ईआर भी बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको रफ ईआर बोल सकते हैं। और दूसरा होता है आपका स्मूथ। स्मूथ ईआर, रफ ईआर और स्मूथ।
ये नाम सबने सुने होंगे। स्मूथ ईआर और रफ ईआर ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं एक तरह की स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है। ये लाइन है बीच में। अब मैं कहूं कि एक पोर्शन जिसमें कुछ रेड रेड डॉट पाए जाए, क्या पाए जा रहे हैं? रेड रेड डॉट पाए, और एक ऐसा सरफेस है जहां पर कोई भी डॉट नहीं। बोले तो बिल्कुल स्मूथ है। स्मूथ बोले तो बिल्कुल सॉफ्टनेस है, वहां पर किसी भी प्रकार का खड्डा नहीं है। रफ एरिया है। रफ मतलब अपन कहते हैं ना, ये तो रोड में बहुत खड्डे हैं, रफली रोड है, टूटी फूटी हुई खड्डे जहां पर प्रेजेंट होते हैं उसको रफ बोलते हैं। तो यहां मैं कह सकता हूं, इसको मैं रफ नाम दे सकता हूं, रफ या। और इस पोर्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ? स्मूथ। क्या नाम दे सकता हूँ? स्मूथ नाम दे सकता हूँ। तो स्मूथ ईआर और रफ ईआर दोनों कहां प्रेजेंट होते हैं? तो आप सिंपल सा कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट। कि अब बात करें कि रफ ईआर में क्या होता है, तो आप कहो कि रफ ईआर के अंदर डॉट्स पाए जाते हैं, और इन्हीं डॉट्स को बोलते हैं राइबोस। क्या बोला जाता है? राइबो। अब मैं कहूं कि राइबोसोम के ग्रेन्यूल कहां पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? रफ ईआर के वहां। कहां पर? रफ ईआर। राइबोसोम के ग्रेन्यूल। राइबोसोम के ग्रेन्यूल कहां प्रेजेंट होते हैं? रफ ईआर के यहाँ पर। और जहां पर राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पर बनती है प्रोटीन। क्या बनेगी? प्रोटीन। ये क्या काम करेंगे? तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज आल्सो नाउन एज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? तो आप कहोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। अब मैं कहूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों करता है? क्योंकि इसके पास पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। आगे अपन राइबोसोम के बारे में भी डिस्कस करें। तो राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, या फिर कह सकते हैं रफ यार प्रोटीन बना रहा है। इसी प्रकार बात करें स्मूथ यार, जहां पर राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम ग्रेन्यूल्स कहां पर एब्सेंट होंगे? तो स्मूथ यार में। और स्मूथ यार का क्या काम है? तो आप सिंपल सा कहोगे फैट को बनाने, सिंथेसिस ऑफ फैट या सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। फैट या लिपिड का सिंथेसिस कौन करता है? तो आपका आंसर होगा स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन कौन बनाता है? तो प्रोटीन का आपका आंसर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करें राइबोसोम। क्या है राइबोसोम? तो सिंपल सी बात करें कि राइबोसोम एक ग्रेन्यूल्स होता है, स्पेशली क्या काम करता है? प्रोटीन बनाने का काम। क्या काम करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम को अपन प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला गया है? सेल्स के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री कहां पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा राइबोसोम। किसको बोला जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? तो राइबोसोम की डिस्कवरी करी थी पेलेडे नाम के एक वैज्ञानिक थे। और कब करी थी? 1955 में। और 1955 में भी एक चीज और याद रखना, लाइसोसोम की भी डिस्कवरी हुई। जिस समय राइबोसोम की हुई उसी दौरान लाइसोसोम, लाइसोसोम भी अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये भी एक सेल का ऑर्गेनाइज, ये भी एक तरह का सेल का ऑर्गेनाइज। तो इनकी भी डिस्कवरी 1955 के अंदर ही हुई थी। तो पेलेडे नाम के जो वैज्ञानिक थे 1955 में राइबोसोम की डिस्कवरी करी, और इन्होंने डिस्कवरी करके बताया कि राइबोसोम का काम क्या है। तो उन्होंने कहा कि जितना भी सेल्स के अंदर प्रोटीन बनता है, वो सारा का सारा प्रोटीन बनाने का सबसे ज्यादा काम है वो किसका है? तो आपका आंसर होगा राइबोसोम। किसका है? राइबोसोम। फिर इन्होंने एक चीज और बताई, सेडिमेशन। सेडिमेशन कोफिशिएंट। क्या होता है सेडिमेशन? सेडिमेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है सेटल डाउन रेट, नीचे बैठने की दर। सेडिमेशन का मतलब होता है सेटल डाउन, कि आप कोई भी चीज को, जैसे मैं कहूं कि आपने कोई सेल्स या कोई सब्सटेंस है जिसको आपने लिक्विड में डाला या वाटर में डाला। किसमें डाला? वाटर में।
मैंने दो सब्सटेंस डाले हैं, अब दोनों में से जो सब्सटेंस पहले नीचे बैठेगा, जो सब्सटेंस पहले नीचे बैठेगा उसको अपन लार्ज बोलेंगे, और जो लोग बाद में बैठेगा उसको स्मॉल बोलेंगे। तो सेडिमेशन कोफिशिएंट्स के आधार पर बताया गया कि सेडिमेशन से लिया गया एस, क्या लिया गया एस, कि इस राइबोसोम के अंदर दो तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं, एक 17S और एक 18S। ये नाम आपने बहुत सारी जगह पर पढ़ा होगा, 11th-12th में भी पढ़ा होगा, नर्सिंग के अंदर भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। तो 17S का मतलब है स्मॉल, 70 है तो अपन को पता छोटा है, और छोटा है स्मॉल सेडिमेशंस है, वो किसके अंदर है, तो वो होती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स। आगे सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स मेनली पहली क्लास में मैंने डिस्कस भी किया कि अपनी बॉडी में दो तरह की सेल्स पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। तो ह्यूमन बॉडी में कौन सी पाई जाती है, यूकैरियोटिक्स। कौन सी, यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक्स में क्या नहीं होता है, बताओ। तो जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक्स। और ह्यूमन बॉडी में कैसी पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक। अपने अंदर कैसी पाई जाती है, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम्स होगा, तो आप कहोगे 18S। कौन सा, 18S। और 17S किस में होगा, तो प्लांट्स के, प्लांट वाली जो पौधों के अंदर पाई जाती है सेल्स, उनके अंदर, उनको प्रोकैरियोटिक्स बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंस रहता है। क्लियर है। तो 17S और 18S। तो 17S होता है स्मॉल, वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक्स में। इस कौन सी सेल में, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंस रहता है। तो यूकैरियोटिक्स का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो ह्यूमन बॉडी में क्या पाया जाता है कि अपनी बॉडी में जितनी भी सेल्स है वो सारी की सारी कैसी है, तो यूकैरियोटिक है, एक्सेप्ट वन आरबीसी। जब आरबीसी फॉर्मेशन होता है तब भी उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, थर्ड डे पर डिसअपियर हो जाता है, और 7 डेज में 7 दिन लगते हैं बनने में। जब 7वें दिन पर बन जाती है उस दौरान उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बट ह्यूमन बॉडी की जितनी भी सेल्स होती, सारी की सारी सेल्स में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। उसके बाद है नेक्स्ट ऑर्गेनल्स, जिसका नाम है वैक्यूल्स। क्या नाम है, वैक्यूल्स। क्या होता है वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स एक ऑर्गन्स है जो बॉडी के सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और सेल के अंदर स्टोरेज का काम करता है। जैसे घरों में अपन स्टोर रूम बनाते हैं, वैसे सेल का भी ये स्टोर रूम है, कि कोई भी चीज है, एक्स्ट्रा चीज है, उसको आपको कहां पर रखना है। एक्स्ट्रा चीज में मेनली अपन स्टोरेज ऑफ वाटर का करते हैं, या कोई न्यूट्रिएंट्स है या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, सारी की सारी चीजें कहाँ रहती है, तो वैक्यूल्स के। तो सिंपल सा बात है कि वैक्यूल्स क्या है, ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। क्या काम, फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो स्टोरेज ऑफ वाटर का, मेनली वाटर का स्टोरेज देगा। इसके बाद है नेक्स्ट ऑर्गेनल्स, जिसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। नाम से पता चला माइक्रो, माइक्रो का मतलब है छोटा, ट्यूब्यूल्स बिल्कुल छोटी छोटी ट्यूब के लाइक इस प्रकार की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। या माइक्रोफिलामेंट्स, छोटी छोटी रोड या ट्यूब प्रेजेंट होती है, उनको माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं। क्या करते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो मैकेनिकल सपोर्ट्स के लिए। किसके लिए, मैकेनिकल सपोर्ट। बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। जैसे अपन बात करें अपनी बॉडी के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट कौन काम कर रहा है, मैं खड़ा हूं, किसके आधार पर खड़ा हूं, तो मेरी बोन के आधार, किस पर, बोन। बोन को अपन कहते हैं कि मेरी बॉडी में जितनी भी बोन है मेरा मैकेनिकल सपोर्ट कर, जिसको अपन बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। इसी प्रकार माइक्रोट्यूबुल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, इसको साइटोस्केलेटल सिस्टम के नाम से भी जाना, साइटोस्केलेटल सिस्टम के नाम से भी जाना, साइटोस्केलेटल सिस्टम के नाम से भी किसको जाना जाता है, माइक्रोट्यूबुल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। तो सिंपल सा काम क्या, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। या मैं कह सकता हूं जैसे सेल मेम्ब्रेन थी, क्या कर रही थी, कि सेल मेम्ब्रेन का काम था शेप प्रोवाइड करना, शेप को प्रोवाइड द शेप ऑफ द सेल। सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम किसका था, तो सेल मेम्ब्रेन, और उसको मेंटेन बनाकर रखना, मेंटेन ऑफ द सेल शेप।
सेल की जो सेफ है उसको मेंटेन कौन करेगा, तो आप कह सकते हो माइक्रोट्यूबल्स एंड माइक्रो मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ सेल, मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ सेल्स, इसलिए इसको साइटोस्केलेटल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 9 नंबर लाइसोसोम, नाम सुना होगा अच्छे से, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, तो लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और इस एंजाइम की संपर्क में कोई भी आएगा, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के संपर्क में आता है तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या क्या करेगा कि ये एंजाइम होगा सेल में, जो भी बैक्टीरिया आएगा उसको किल कर देगा। अब कई बार क्या होता है, ये थैली सेल्स के अंदर होती है, ऑर्गेनल्स में पाई जाती है, अगर ये थैली फट जाएगी तो सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगी, इसलिए सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सारी सेल्स को तो सुसाइड नहीं करेगी, पर जिस सेल्स के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट है, बॉडी की हर सेल के अंदर लाइसोसोम पाया जाएगा, बट जिस सेल में लाइसोसोम था और वो फट गया, इसका मतलब वो उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, स्पेशली नाम रखना याद, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या लाइसोजाइमिक एंजाइम भी बोलते हैं। दूसरा इसी एंजाइम को अपन बोलते हैं लाइसोजाइमिक, लाइसोजाइमेटिक एंजाइम्स। ये भी क्या काम करता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स का काम करता है। डिफेंस ऑफ द सेल्स, सेल्स के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा तो उससे बचाने का भी काम कौन करता है, लाइसोसोम का। इसकी डिस्कवरी किसने करी, डी डेवेक के द्वारा। कब करी गई थी, 1955 के, 1955 के, जब राइबोसोम की करी गई थी। तो मैं होप, आशा करता हूं कि अपना सेकंड सेशन आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका अपना छोटा भाई प्रकाश आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। आप लोग की सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट सेशन के लिए कमेंट्स में बताएं कि क्या लगा, कैसा लगा, क्या कमी है, उसको भी सुधार की जाएगी। धन्यवाद।